हेलो फ्रेंड्स, केस स्टडी में आज हम तीसरी क्लास करने जा रहे हैं। लास्ट के दो क्लास में हमने 20 केस स्टडी कवर कर लिए थे, 10-10 के लॉट में। और आज हम करेंगे सीएमए फाइनल के लिए केस स्टडी क्लास नंबर 3। इसमें भी हम 10 केस लॉ डिस्कस करेंगे, 21 से लेकर 30 तक, 21 to 30। चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 21। क्या कहता है जरा देखिए। बताने की जरूरत अब नहीं है कि आप इसे तैयार कैसे करेंगे। लास्ट के दोनों वीडियो में मैंने बता रखा है आपको कि कैसे आप इसे तैयार करोगे। ठीक है, तो हम सीधा मुद्दे पर आए। 21 नंबर केस स्टडी, 20 नंबर तक हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, है ना। 21 नंबर समझिएगा पहले इस कहानी को। इसमें क्या हुआ, लैंड बिल्डिंग अगर आप ट्रांसफर करते हो फॉर कंसिडरेशन बिलो एसडीवी, लैंड बिल्डिंग अगर आप ट्रांसफर करते हो फॉर कंसिडरेशन बिलो एसडीवी और 10% से ज्यादा का वेरिएशन होता है एसडीवी और आपके सेल प्राइस में, सेल कंसिडरेशन, आपका सेल कंसिडरेशन नीचे है, तो ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 50C अप्लाई हो जाता है और हम एसडीवी को ही सेल कंसिडरेशन मान लेते हैं। फिर आगे के भी प्रोसेस हैं इसमें, हम सेक्शन 50C नहीं कवर कर रहे हैं यहां पर। अब मुद्दा यह था इस डिस्कशन में, इस केस में, कि लैंड बिल्डिंग नहीं बेची गई थी, लैंड बिल्डिंग के लीज होल्ड राइट बेचे गए थे। लैंड बिल्डिंग के एक तो फ्री होल्ड लैंड होता है, एक लीज होल्ड होता है। तो लैंड और बिल्डिंग नहीं बेचा गया था, लैंड बिल्डिंग के फ्री होल्ड मतलब लीज होल्ड राइट बेचे गए थे, लीज राइट बेचे गए थे। अब क्वेश्चन है कि अगर लैंड बिल्डिंग के लीज राइट बेच रहे हैं तो क्या उस पर भी 50C अप्लाई होगा? तो जवाब आया ITAT और हाई कोर्ट का कि नहीं, अप्लीकेबल नहीं होगा। लीज होल्ड राइट लैंड बिल्डिंग की अगर बेची जा रही है तो 50C अप्लाई नहीं होगा। ITAT ने जजमेंट दे दिया, हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हो रही। इस जजमेंट को डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर चलने दिया, ईयर गुजरता गया। लेकिन कुछ वर्ष बाद डिपार्टमेंट ने फिर से इसी मुद्दे को चैलेंज किया। तो डिस्कशन इस बात का था कि अगर डिपार्टमेंट ने इस डिसीजन को अर्लियर ईयर में एक्सेप्ट कर लिया था तो क्या डिपार्टमेंट फिर से इसी मुद्दे को दोबारा से उसी व्यक्ति के किसी दूसरे वर्ष के असेसमेंट में चैलेंज कर सकता है? और इस पर जजमेंट आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का कि नहीं कर सकता। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट इस चीज पर आया है। आपको मैं यहां पर एक बात और बता दूं, यहां ये बहुत जरूरी है जानना आपके लिए। आपको मालूम है, मैंने अपील रिवीजन चैप्टर में पढ़ाया है कि मॉनेटरी लिमिट दी गई है डिपार्टमेंट को अपील करने के लिए कि अगर टैक्स इफेक्ट एक अमाउंट के बियॉन्ड जाए तभी आप आगे अपील में जाना। अगर उस टैक्स इफेक्ट के वजह से डिपार्टमेंट अपील में ना जा पाए किसी वर्ष में और किसी दूसरे वर्ष में टैक्स इफेक्ट क्रॉस कर जाए उस लिमिट को और अब डिपार्टमेंट जाना चाहे उसी डिसीजन के लिए जिस डिसीजन के लिए अर्लियर ईयर में वो नहीं गया था, तो यहां पर सेक्शन में लिखा हुआ है, केस स्टडी की बात नहीं कर रहा मैं, लॉ की बात कर रहा हूं, कि डिपार्टमेंट जा सकता है अपील में उसी जजमेंट के अगेंस्ट जिसको उसने अर्लियर ईयर में एक्सेप्ट कर लिया था ड्यू टू मॉनेटरी लिमिट, अपील की मॉनेटरी लिमिट के लिए। तो वो एक अलग मुद्दा है, यहां पर दूसरा डिस्कशन था और यहां जवाब है। मैं यहां पर बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है, समझिएगा जरा। सेक्शन 50C shall not apply while calculating capital gain on transfer of leasehold right in land building। earlier decision ITAT कोर्ट डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर चुका था। हाई कोर्ट का जजमेंट है वेयर रेवेन्यू यानी डिपार्टमेंट एक्सेप्ट्स डिसीजन ऑफ कोर्ट ट्रिब्यूनल ऑन एन इश्यू ऑफ लॉ
इश्यू ऑफ लॉ, ध्यान रखिएगा, इश्यू ऑफ लॉ, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ था, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता तो बात बदल जाती, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ था, ठीक है। नॉट चैलेंजिंग इट इन अपील देन सब्सिक्वेंट डिसीजन फॉलोइंग द अर्लियर कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ठीक है। ये था हमारा 21 नंबर। 22 नंबर पर आइए। एक विदेशी कंपनी है अमेरिका की, एक अमेरिका की विदेशी कंपनी है जिसका काम है ई पेमेंट और एटीएम मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना, ई पेमेंट और एटीएम मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना, ये इनका काम है। इनको इंडिया में किसी कंपनी से ये काम मिला और इस काम को इन्होंने अपने इनडायरेक्ट सब्सिडरी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया, ठीक है। यानी एक फॉरेन कंपनी है, वो कोई सर्विस प्रोवाइड करती है इंडिया में, उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करने का, इन्होंने इसे आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्सिंग किसको कर दिया? इनडायरेक्ट सब्सिडरी कंपनी को, इनडायरेक्ट सब्सिडरी कंपनी को। तो क्वेश्चन ये उठा कि ये जो इनडायरेक्ट सब्सिडरी कंपनी है, इनकी इनडायरेक्ट सब्सिडरी कंपनी मतलब मैंने आपके अंदर होल्ड कर रखा है, आपने किसी और पर होल्ड कर रखा है, तो वो कंपनी मेरे लिए इनडायरेक्ट सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। इनडायरेक्ट सब्सिडरी कंपनी क्या इस विदेशी कंपनी के लिए परमानेंट स्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आएगा? भाई पी की परिभाषा आपको मालूम होना चाहिए कि विदेशी कंपनी की बिजनेस इनकम इंडिया में टैक्सेबल करने के लिए, विदेशी कंपनी की बिजनेस इनकम को इंडिया में टैक्सेबल करने के लिए परमानेंट स्टैब्लिशमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर दो देश के बीच में डीटीएए है तो, और अगर डीटीएए नहीं है तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग वो पीजीबीपी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो पाएगी। यानी दो बातें जरूरी होती है, एक ये हमने आना टैक्सेशन में डिटेल में पढ़ा है, एक विदेशी कंपनी की बिजनेस इनकम इंडिया में कब टैक्सेबल होगी, या तो वो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट उसका यहां पर डिक्लेयर हो जाए, और वो तब देखना होता है जब डीटीएए है दोनों देश के बीच में, और अगर डीटीएए नहीं है तो सेक्शन 9 अप्लाई होता है, और वहां बिजनेस कनेक्शन साबित होने पर ही बिजनेस इनकम को इंडिया में टैक्सेबल करते हैं विदेशी कंपनी, जो विदेशी कंपनी नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट नहीं है, ठीक है। यहां डिस्कशन था कि इस विदेशी कंपनी ने अपनी एक सर्विस, जो उनको सर्विस दी गई प्रोवाइड करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वो उन्होंने खुद परफॉर्म ना करके अपने इनडायरेक्ट सब्सिडरी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। क्वेश्चन था कि क्या ये सब्सिडरी कंपनी उस विदेशी कंपनी के लिए परमानेंट स्टैब्लिशमेंट माना जाएगा? परमानेंट स्टैब्लिशमेंट का मतलब ब्रांच, और भी बहुत सारे डेफिनेशन है, वाइड डेफिनेशन है, और परमानेंट स्टैब्लिशमेंट की परिभाषा कॉमन डिस्कशन के अलावा दो देश के बीच में जो ट्रीटी साइन होता है उसमें अलग भी दी जा सकती है परमानेंट स्टैब्लिशमेंट। तो यहां पर यह था कि विदेश यानी कि अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रीटी साइन है उसके मुताबिक इसको, इस परिस्थिति को, इस सब्सिडरी कंपनी को परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं माना जाएगा ट्रीटी के अनुबंध के अकॉर्डिंग, मतलब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। और लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि नहीं, हम इसे परमानेंट स्टैब्लिशमेंट मानेंगे और उसकी बिजनेस इनकम को इंडिया में टैक्सेबल करेंगे। यह मुद्दा जब धीरे धीरे आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का सिंपल यही कहना था कि जब टैक्स ट्रीटी हमने साइन किया है तो टैक्स ट्रीटी ही प्रिवेल करेगा जनरल लॉ के अंतर्गत। तो अगर एओ को लगता भी है कि इनकम टैक्स कानून के अंतर्गत इसे पी मान लिया जाना चाहिए, लेकिन ट्रीटी के अंतर्गत ये पी नहीं है, तो ट्रीटी ही प्रिवेल करेगा, वही ओवरराइड करेगा इनकम टैक्स के लॉ को, और अकॉर्डिंगली इसे परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट डिस्कशन ले रहे हैं हम। आज हमने कुछ थोड़ा बहुत भाषण नहीं दिया, शुरुआत में भाषण देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दो वीडियो में हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि आपको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक मैं समझाना चाहता हूं, उसे समझिए। दूसरा इस फैक्ट को और डिसीजन को याद कीजिए। और तीसरा प्रेजेंटेशन के लिए आपको खुद में राइटिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। मैंने फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर रखा है, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, लगभग 10, 15, 20 केस स्टडी के एग्जाम्पल हैं। उसके आधार पर आप उसको देख सकते हो कि किस प्रकार से चीजों को लिखना है। चलिए 23 नंबर में आते हैं। 23 बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। क्या है इसमें सर, हुआ क्या था?
आप मुझे देखिए, स्क्रीन पर मत देखिए, मतलब कहने का मतलब है मुझे पहले सुन लीजिए, ये चीजें तो आपके साथ रहेंगी, लिखा हुआ तो है ही, लेकिन मुझे एक बारी समझिए इसमें हुआ क्या था। असेसमेंट के दरमियान, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ असेसमेंट, असेसिंग ऑफिसर ने कुछ अमाउंट एडिशन कर दिए। एडिशन हम कब करते हैं, या तो इनकम बढ़ा देते हैं या खर्चा डिसअलाउड कर देते हैं, तो एडिशन हो जाता है। एओ ने कुछ एडिशन कर दिया, रीअसेसमेंट हो रहा था उसके अंतर्गत। इसको यहां से देखें, ऐसे देखें, एओ ड्यूरिंग असेसमेंट, एओ ड्यूरिंग असेसमेंट, रीअसेसमेंट, मान लेते हैं 40 लाख रुपए का एडिशन कर दिया। अब जब 40 लाख का एडिशन कर दिया और ये अंडर रिपोर्टेड इनकम के अंतर्गत अगर आता है, तो एओ को पूरा अधिकार है कि वो टैक्स और ब्याज के साथ साथ टैक्स और इंटरेस्ट के अलावा, इन एडिशन टू टैक्स एंड इंटरेस्ट, पेनल्टी भी इंपोज करे। तो एओ ने 147 का असेसमेंट किया, असेसमेंट में टैक्स का डिमांड निकाला, टैक्स डिमांड निकाला, ब्याज वगैरह तो लिया ही। अब साथ में एओ चाहता है पेनल्टी। आपको इसके बारे में क्या मालूम है, मैंने क्या पढ़ाया है पेनल्टी के बारे में। पेनल्टी में अगर आप अंडर रिपोर्टिंग इनकम की पेनल्टी लगाना चाहते हो, तो पहले पेनल्टी को असेसमेंट प्रोसीडिंग कंप्लीट होने से पहले पेनल्टी इनिशिएट होना चाहिए। पेनल्टी इनिशिएट करने का मतलब है शो कॉज नोटिस इशू करना। शो कॉज नोटिस कि बताइए आप पर हम पेनल्टी क्यों ना लगा दें, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, शो कॉज नोटिस। ये आपको मैंने बताया था कि असेसमेंट ऑर्डर के साथ में जाता है, तो इसे मान लिया जाता है कि पेनल्टी सेपरेटली इनिशिएट कर दिया गया है बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। तो एओ ने यहां पर पेनल्टी इनिशिएट कर दिया, यहां तक मामला ठीक था। अब पेनल्टी को लेवी करना है। पेनल्टी लेवी करने के लिए, पेनल्टी इनिशिएट हो गया, पेनल्टी लेवी करने के लिए पेनल्टी ऑर्डर पास किया जाता है। पेनल्टी ऑर्डर आपको कब पास करना चाहिए असेसिंग ऑफिसर? पेनल्टी ऑर्डर आपको कब पास करना चाहिए, इसकी क्या टाइम लिमिट है? 275 में दिया हुआ है कि इसकी टाइम लिमिट क्या है, आपको कब पेनल्टी ऑर्डर पास करना चाहिए। और इसकी टाइम लिमिट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर एसएससी, पेनल्टी इनिशिएट कर दो आप, लेकिन अगर एसएससी आपके असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में गया है, सीआईटी अपील में गया है, तो सीआईटी अपील के ऑर्डर को आ जाने दीजिए, तब पेनल्टी ऑर्डर पास कीजिएगा। वो भी तब जब एसएससी सीआईटी अपील के अगेंस्ट आईटीएटी में ना जाए। मान लीजिए सीआईटी अपील में एसएससी जीत जाता है, एडिशन को खत्म कर दिया गया, तो पेनल्टी का मतलब ही नहीं बनता। और एसएससी हार जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है सीआईटी अपील के जजमेंट को, आईटीएटी में वो विद इन 60 डेज नहीं जाता, तब एओ को कहा गया है कि अब आप पेनल्टी ऑर्डर पास कर दीजिए। मान लीजिए हम आईटीएटी में चले गए, तब आईटीएटी में चले जाने पर क्या नियम है कि असेसिंग ऑफिसर को इंतजार करना पड़ेगा आईटीएटी के ऑर्डर का। आईटीएटी ने ऑर्डर पास कर दिया, एसएससी जीत गया, तो फिर से एडिशन है ही नहीं, पेनल्टी का मतलब नहीं। एसएससी अगर हार गया तो फिर से एओ को इंतजार करना पड़ेगा कि क्या एसएससी आईटीएटी के, फिर से इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बताऊं क्यों? आप फ्लो में चलते चले गए, मैं बोलता चला गया और आप सुनते चले गए। सीआईटी अपील में एसएससी अगर जीत गया तो पेनल्टी खत्म, हार गया तो एओ को वेट करना चाहिए कि क्या वो आईटीएटी जाता है। अगर हां तो रुकना पड़ेगा एओ को, और अगर एसएससी नहीं जाता आईटीएटी तो एओ पेनल्टी ऑर्डर पास कर सकता है। यहां तक तो क्लियर है। अब आते हैं हम आईटीएटी में। आईटीएटी जब अपना ऑर्डर पास कर देता है, मान लीजिए अपना ऑर्डर पास कर देता है, मान लीजिए एसएससी जीत गया तो पेनल्टी का मतलब ही नहीं बनता। मान लीजिए एसएससी हार गया तो एओ को क्या करना चाहिए? क्या इंतजार करना चाहिए कि वो हाई कोर्ट जाकर देखते हैं अगेंस्ट जा रहा है कि नहीं? नहीं करना चाहिए इंतजार, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है एओ को। आईटीएटी फाइनल फाइंडिंग अथॉरिटी होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए, और पेनल्टी हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे लगाते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे लगाते ही नहीं। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की फाइनल फाइंडिंग अथॉरिटी ने अगर जजमेंट दे दिया एसएससी के खिलाफ, तो पेनल्टी का निश्चित रूप से अब तय है लग जाना।
इसलिए अब एसएससी को, एओ को इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो पेनल्टी ऑर्डर पास कर सकता है। यही है प्रोविजन 275 में। यहां इस केस में क्या हुआ कि एओ ने सीआईटी अपील तक तो इंतजार किया, लेकिन आईटीएटी में जैसे ही एसएससी जाता है अपील में, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, अपील अभी चल ही रहा है आईटीएटी में, कि एओ ने उधर थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाकर पेनल्टी ऑर्डर पास कर दिया। बस इसी जल्दबाजी के कारण वो पेनल्टी इनवैलिड बन गया, गलत बन गया, पेनल्टी ऑर्डर खत्म हो गया, पेनल्टी उस पर लगानी। तो गलती एओ की थी, यहां पर पेनल्टी के लिए उसे इंतजार करना चाहिए था आईटीएटी के डिसीजन आने तक। एडिशन वाज मेड बाय एओ इन रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग। एसएससी फाइल्ड अपील अगेंस्ट सच एडिशन। एओ लेविड पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग इनकम व्हाइल अपील वाज पेंडिंग बिफोर आईटीएटी। तो यहीं पर गलती होगी। एसएससी ने कहा, ये यहां पे जरा मुझे ठीक करवाना पड़ेगा। एसएससी ने कहा कि 275 में साफ लिखा हुआ है कि अगर मैं आईटीएटी जाता हूं तो आईटीएटी के ऑर्डर पास होने के बाद ही आप पेनल्टी लगाइएगा, सीधी बात है। तो ये गलती हो गई और हाई कोर्ट ने कहा कि जी हां, पेनल्टी लगाना गलत रहा, पेनल्टी ऑर्डर बेकार हो गया। 24 नंबर जजमेंट पे आइए। मैंने आपको सामान बेचा है, मैं सेलर हूं, आप बायर हो, तो आप मुझे पेमेंट करोगे। मुझे देखिए और मुझे सुनिए, पहले इस जजमेंट को सिखा रहा हूं, बड़ा सिंपल है। मैंने आपको सामान बेचा है, हम दोनों बिजनेसमैन हैं, आप बायर हो, मैं सेलर हूं। तो मान लेते हैं 50 लाख रुपए का माल आपको बेचा, आपने कहा कि ये माल हमारे फैक्ट्री पहुंचा दीजिए। हमने कहा ठीक है, 50 लाख में आपसे हम 90,000 रुपए और लेंगे ट्रांसपोर्टेशन का, 50 लाख प्लस 90,000। आपने डील डन किया, आपसे हमने 50 लाख प्लस 90,000 ले लिया, 90,000 ट्रांसपोर्टेशन के लिए ले लिया, और मेरी जिम्मेवारी रही कि सामान आपके कारखाने, आपके फैक्ट्री पहुंच जाएगी। आपने मुझे 50 लाख 90,000 रुपए दे दिए। अब यहां पर मुद्दा यह था कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो मुझे बियर करना है, मैंने आपसे लिया है, अग्री, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर मैंने आपसे लिया है, लेकिन ट्रांसपोर्टर को मैं पेमेंट करूंगा, ट्रांसपोर्टर को मैं, सेलर पेमेंट कर रहा है, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेवारी सेलर ले रहा है। तो आपका जो पे किया हुआ रकम है 50 लाख 90,000, ये टोटल अमाउंट मटेरियल को ही बिलोंग करेगा। एओ का कहना था आपके लिए, एओ ने आपको पकड़ा, कहा कि भाई साहब 50 लाख तो ठीक है, लेकिन 90,000 जो आपने दिया है ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर, इस पर 194C का टीडीएस क्यों नहीं काटा, और इस वजह से हम आपका 90,000 डिसअलाउड कर रहे हैं, एओ ने आपसे कहा। तो यहां पर जजमेंट आया कि बिल्कुल एओ गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि जब भी सेलर जिम्मेवारी लेता है ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टर को जब सेलर पे करेगा 90,000, तो उस पर 90,000 पे टीडीएस काटेगा सेलर, मैं काटूंगा, आपको भी काटना है उसके ऊपर, ना जी ना, ऐसा नहीं है। तो नो टीडीएस ऑन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रीइंबर्स्ड बाय बायर इफ सेलर इज लायबल टू पे सच चार्जेस टू जीटीए। जीटीए यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ठीक है जी। ये भी बड़ा पुराना, बहुत पुराना केस और बड़ा ही लैंडमार्क डिसीजन है कि जो आप रेस्टोरेंट में जाते हो या किसी होटल में जाते हो और खाना खाते हो, तो वहां जो बख्शीश आप देते हो, उस बख्शीश को क्या माना जाए, रिसिपिएंट के हाथ में। और ये आईटीसी होटल का मामला था। तो आईटीसी के होटल में जो बख्शीश दी जाती है वो 2-4 रुपए नहीं दी जाती, 20-30 रुपए, 100-200 रुपए, 500-1000 रुपए नहीं दी जाती, कई हजार रुपए दी जाती। तो एक एक दिन में एक एक एम्प्लॉय की बख्शीश अगर हम जोड़ें तो 10,000 5,000 रुपए इतना बन जाता है कई बार, अगर सीजन है तो महीने का तो लाख रुपए बन गया बख्शीश। 5 स्टार 7 स्टार होटल की हम बात कर रहे हैं, तो बख्शीश काफी मोटी रकम बन जाती है। इस पर डिस्कशन ये था, एओ का कहना था कि बख्शीश पर आप टीडीएस क्यों नहीं काट रहे। अच्छा, अब जरा समझिए, एओ ये नहीं कह रहा था
कि कस्टमर जब पे करे बख्शीश तो उस पर टीडीएस काट ले। ऑब्वियसली कस्टमर जब पे कर रहा है तो वो कैसे टीडीएस काटेगा? वो खाना खा रहा है, खाना खाकर बिल दिया, बिल के साथ मान लीजिए कि 15,000 रुपए का बिल बना, 15,600 रुपए उसने दे दिए, 600 रुपए बख्शीश दे दिए। ठीक है, चलो 600 रुपए बख्शीश पकड़ लो, तो 600 रुपए पे कैसे टीडीएस काटेगा कस्टमर? वो तो मतलब ही नहीं बनता। वहां डिस्कशन नहीं था। डिस्कशन क्या था, होता क्या है कि ये पेमेंट कैश में तो होते नहीं, बड़े होटलों में कार्ड स्वैप होता है। तो जब बिल आता है और बिल बन के आता है, मान लीजिए बिल बन के आया 16,400, 16,400 का बिल बन के आया। अब मैं बैठा हूं खाने के लिए, कोई भी बैठा हुआ है खाने के लिए, 16,400 का बिल बन के आया, मोटा बिल है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमने कहा कि लो कार्ड लो और स्वैप कर लो और 17,000 रुपए काट लो, और हमने लिख दिया 600 रुपये आपके लिए बख्शीश है, टिप्स है, और साइन कर दिया कि हाँ ये बख्शीश है 600 रुपये बिल के अंदर। तो जो कार्ड स्वैप हुआ वो 17,000 का स्वैप हुआ। होटल वाले के अकाउंट में कितने पैसे गए? 17,000, जबकि बिल कितने का था? 16,400। तो 600 रुपए जो होटल वाले के पास गया वो इंप्लॉय का बख्शीश है। इंप्लॉय लोग क्या करते हैं, वो अपने पास अपनी एक छोटी डायरी रखते हैं और बख्शीश नोट करते हैं डे वाइज, ताकि पूरे महीने के साथ एक बार जब सैलरी वो ले रहे हो तो अपने एम्प्लॉयर से बख्शीश भी टोटलिंग करके ले ले। वो उनका अपना मैटर है, वो कैसे हिसाब किताब रखते हैं। यहां पर जब पेमेंट होटल वाले कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, वेटर को, एम्प्लॉय को, तो वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, और जो पेमेंट जा रहा है उस पेमेंट में बख्शीश की भी रकम है, क्योंकि बख्शीश उनके अकाउंट में चला गया। इस पर टीडीएस काटना चाहिए कि नहीं? आईटीसी होटल वालों ने सिर्फ सैलरी पर टीडीएस काटा, बख्शीश पर नहीं काटा। एओ ने कहा कि आप गलत कर रहे हो, ये खर्चा हम डिसअलाउड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन है कि ऐसी परिस्थिति में इंप्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ नहीं दे रहा, जो देने वाला है वो कोई और है, और उसके बीच और एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उसके बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, तो ये सैलरी नहीं है। होटल वाला महज एक चैनल है जहां से पेमेंट जा रहा है, एक्चुअल पेयर होटल वाले नहीं है, इसलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। इसलिए ये 192 सैलरी के टीडीएस में तो आएगा ही नहीं, साथ ही साथ एम्प्लॉय अपने हैंड में इसे आईएफओएस में दिखाएगा, इनकम इनकम है, आईएफओएस में इनकम है, और टीडीएस 192 में प्रश्न ही नहीं उठता, टीडीएस नहीं काटना है। अगला डिसीजन देखिए, हाई कोर्ट का जजमेंट है। एसएससी का काम था यहां पर कॉटन मर्चेंट और कमीशन एजेंट, तो उसने अपने आईटीआर में अपनी इनकम शो की टीटीआई 0। जब स्क्रूटनी असेसमेंट होने लगा तो एओ ने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का अमाउंट, जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे एसएससी ने अपना जीपी रेट दिखाया, मान लीजिए 3% जीपी रेट दिखाया, तो एओ ने कहा कि 3% जीपी रेट ठीक नहीं है। इंडस्ट्री की जो आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वहां जीपी रेट कम से कम 16% है, 20% है, तो 3% तो जीपी रेट है नहीं, आपका 3% कैसे आ रहा है? तो हम इसको 20% करते हैं। जीपी रेट इनहेंस कर दिया, और जीपी रेट इनहेंस कर दिया, और असेसमेंट में उनकी इनकम, एसएससी की इनकम कैलकुलेट करके बता दी। लेकिन एओ ने जो ये पावर का इस्तेमाल किया, वो पावर उसके पास कहां से आता है? आपको मैंने बता रखा है, जब हम पेनल्टी पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि इनटैंजिबल एडिशन पर पेनल्टी लेवी नहीं होता, और इनटैंजिबल एडिशन इस तरह की चीजों में पाया जाता है जहां पर एओ ये तो नहीं बता पाता कि कौन सा खर्चा डिसअलाउड है, बट एओ के पास ये पावर है 145 सबसेक्शन 3 में एओ के पास ये पावर है कि वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करके बेस्ट ऑफ नॉलेज आपका असेसमेंट कर सकता है, और इसके लिए उसे ये साबित करना पड़ता है एओ को, मतलब रीजन रिकॉर्ड करना पड़ता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट नहीं है या कंप्लीट नहीं है। ये 145 सबसेक्शन 3 में पावर है। ये चीज हमने असेसमेंट प्रोसीजर में जब सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पढ़ रहे थे वहां भी देखा था, और पेनल्टी में भी देखा था कि इनटैंजिबल एडिशन पर पेनल्टी लेवी नहीं होती। इनटैंजिबल एडिशन का मतलब हुआ जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट रिजेक्ट करके अपने तरीके से एडहॉक बेसिस से आपकी इनकम एनहांस कर देता है, और ये नहीं बता पाता कि कौन से खर्चे डिसअलाउड हो रहे हैं। लेकिन इस पावर को यूज करने के लिए
एओ को दो काम करने पड़ेंगे। एक, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर देगा और दूसरा इस रिजेक्शन का रीजन रिकॉर्ड करेगा। यहां इस केस में, अनिल कुमार के केस में ऐसा हुआ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट भी नहीं किया गया, और रिजेक्ट ही नहीं किया गया तो उसके रीजन रिकॉर्ड करने का मतलब ही नहीं बनता, ना रीजन रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जीपी रेट इनहेंस कर दी गई। तो एओ से थोड़ी सी यहां पर गलती ये हो गई कि उन्होंने पूरा स्टेप फॉलो नहीं किया। अगर उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम्प्लीट या करेक्टनेस नहीं लगता था या इनकम्प्लीट लगता था तो वो रीजन रिकॉर्ड करके बुक्स ऑफ अकाउंट रिजेक्ट कर देते और उसके बाद 145 सबसेक्शन 3 के पावर के अंतर्गत उनके जीपी रेट को एनहांस करते तो सब कुछ ठीक होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस वजह से कोर्ट का जजमेंट रहा, बाय अप्लाइंग सेक्शन 145 सबसेक्शन 3 एओ कैन proceed to make assessment to best judgment only if he is not satisfied with the correctness of the accounts maintained by SSC. In instant case, AO has not rejected the books of accounts and no addition could be made on estimated basis without rejecting books of accounts of SSC. अगले जजमेंट पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ट्रांजैक्शन चार्ज के नाम पर कुछ पेमेंट कर रहे थे बिना टीडीएस काटे, ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम पर। एओ का कहना था कि ये ट्रांजैक्शन चार्जेस बेसिकली टेक्निकल सर्विस हैं और दैट्स वाई टेक्निकल सर्विस होने के वजह से 194J में टीडीएस को कट जाना चाहिए। 194J में टीडीएस नहीं कटा, इसलिए मेंबर के एंड में यह खर्चा डिसअलाउड कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने एओ का ही साथ दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था, अब इसमें हम टेक्निकली आगे नहीं जा पाएंगे डिटेलिंग में, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ट्रांजैक्शन चार्जेस पेड टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बाय इट्स मेंबर आर फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इज नॉट एप्रोप्रिएट व्यू। मतलब टेक्निकल सर्विस है, ट्रांजैक्शन चार्जेस एक टेक्निकल सर्विस के लिए दिया जा रहा है, ये जो हाई कोर्ट का व्यू है ये एप्रोप्रिएट व्यू नहीं है। सच चार्जेस रियली आर इन द नेचर ऑफ पेमेंट मेड फॉर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड नो टीडीएस ऑन सच पेमेंट इज कवर्ड बाय सेक्शन 194J। दूसरा सेक्शन होता तो आप देख लो, हमारे पास तो 194J को पूछने के लिए आया है, तो 194J में इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, 28 नंबर में आते हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है। यह जजमेंट थोड़ा सा मतलब एओ का क्या व्यू रहा उस समय, एओ ने क्या सोचा होगा, ये थोड़ा सा सोच अजीब लगा हमें। ये मुद्दा इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इसे। समझाता हूं मैं सिंपल लैंग्वेज में, एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं, आप और हम एग्जांपल में आ जाते हैं। मैंने आपको एक काम दिया करने के लिए 10 करोड़ का, 10 करोड़ का मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठेका दिया, ये काम हमारे लिए 10 करोड़ एग्जांपल ले रहा हूं। तो इस पेमेंट पे मैं 194C में 1% टीडीएस काट लूंगा। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो 1%, अदरवाइज 2%। 194C में तो मैंने आप पे टीडीएस तो काट लिया। अब आपने, वैसे आपको क्या काम करना चाहिए था, जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया वो एग्जीक्यूट करते आप। आपका खर्चा आता 8 करोड़, 9 करोड़, 1 करोड़ का आपका प्रॉफिट होता। एक जनरल डिस्कशन में ऐसा ही होना चाहिए। आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो कम पैसे में करोगे, प्रॉफिट आपका हुआ। आपने इसे आउटसोर्स कर दिया, किसी और अगले बंदे को दे दिया कि ये सेम कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपको दिया आपने उसे किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो जनरल डिस्कशन की बात करें, जनरल व्यापार की बात करें, तो आप किसी और को ये कितने रुपए में दोगे? 8 करोड़ में, 9 करोड़ में, 1 करोड़ अपना प्रॉफिट मार्जिन रखोगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। 10 करोड़ में मैंने आपको दिया ये कॉन्ट्रैक्ट, आपने एज इट इज 10 करोड़ में किसी और को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट। तो आप, मुझे लग रहा है, बड़े भले इंसान रहे हो, या आपको व्यापार करना नहीं आता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। क्योंकि आप अगर एक अच्छे सफल व्यापारी हैं तो मैं जो काम आपको 10 करोड़ के लिए दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, तो आप आगे सब कॉन्ट्रैक्ट तो 9 करोड़, 9.5 करोड़, 8 करोड़, 8.5 करोड़ ऐसा ही करोगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, 10 का 10 आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। क्योंकि
आप एग्जीक्यूट करने नहीं वाले थे, हो सकता है कोई और भी कोई भी रीजन रहा हो, इसमें मुद्दे पे नहीं जाते, आपने प्रॉफिट बीच में जोड़ा ही नहीं, 10 का 10 आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो अगले बंदे ने एग्जीक्यूट किया। अब आपने जब उनको पेमेंट किया तो आपका कर्तव्य था टीडीएस काटना, तो आपने टीडीएस काट के सरकार को जमा करा दिया। 1% मैंने आपके पेमेंट पे टीडीएस काटा, 1% आपने उनके पेमेंट पे टीडीएस काटा, ये दोनों टीडीएस सरकार को जमा हो गए। जिस बंदे ने एग्जीक्यूट किया उसका नाम रखते हैं मिस्टर जी, उन्होंने अपने रिटर्न फाइल किए और अपना टीडीएस वगैरह क्लेम किया। आपने अपने रिटर्न में दिखाया कि देखिए भैया 10 करोड़ में हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला, 10 करोड़ आगे हमने फॉरवर्ड कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन तो 0 है। तो जो टीडीएस आपका कटा है, जो मैंने काट के सरकार को आपके नाम पर जमा कराया, वो आप अपने आईटीआर में रिफंड चाहते हो। बड़ा सिंपल सा डिस्कशन है कि आपने लाभ कमाया नहीं तो आपका टैक्स उस पर बना नहीं, तो आपका पूरा 1% का टीडीएस रिफंड होना चाहिए। एओ महोदय का कहना था कि चूंकि आपने कोई कार्य ही नहीं किया तो आपकी कोई इनकम जनरेट ही नहीं हुई, इसलिए हम टीडीएस रिफंड नहीं करेंगे। ये कौन सा हिसाब है भाई साहब? एओ का कहना था कि आपने कोई कार्य नहीं किया, आपने कहा हाँ हमने तो नहीं किया, एज इट इज हमने फॉरवर्ड कर दिया आगे मिस्टर जी को। तो आपने कोई कार्य नहीं किया तो आपकी कोई इनकम जनरेट नहीं हुई। आपने कहा यही तो हम भी कह रहे हैं कि हमारी इनकम जनरेट नहीं हुई, मैं टीडीएस का रिफंड दे दो। नहीं नहीं नहीं, जब इनकम ही जनरेट नहीं हुई तो टीडीएस का रिफंड कैसे मिलेगा? अब ये कौन सा तर्क है? अगर मेरी कोई इनकम टैक्सेबल नहीं है इंडिया में, उस पर टीडीएस कट गया है, तो रिफंड लेने का हक है। यही तो हक है कि टीडीएस कटा, चूंकि वो टैक्सेबल है नहीं तो टीडीएस कट गया तो रिफंड दीजिए। तो ये थोड़ा सा अटपटा रहा, इसलिए तुरंत हाईकोर्ट में मामला रफा दफा किया गया कि ये कोई बात समझ नहीं आई। वर्क नहीं भी किया है उसने, एंटायर वर्क आगे आउटसोर्स कर दिया, उसके बावजूद भी आप टीडीएस को तो रिफंड करोगे। इनकम नहीं तो टैक्स नहीं तो टीडीएस तो रिफंड होना चाहिए। 2 केस स्टडी और रह गए हैं। उनतीस नंबर केस स्टडी, मुझसे सुनिए पहले। एक कॉलेज जो कि बहुत सारा पेमेंट करते थे और उस पर टीडीएस काटते थे, टीडीएस को जमा भी करते थे, लेकिन उस पर टीडीएस का रिटर्न वो फाइल नहीं करते थे। एक कॉलेज पेमेंट किया, बहुत सारे पेमेंट्स पूरे साल में करने पड़ते हैं कॉलेज को, उस पेमेंट पे टीडीएस भी है, तो टीडीएस जिस पे टीडीएस है कॉलेज टीडीएस काटता है, टीडीएस जमा भी कराता है, लेकिन टीडीएस का रिटर्न फाइल नहीं करता। टीडीएस का रिटर्न अगर आप नहीं फाइल करते हो तो आपके ऊपर 272A की पेनल्टी लग सकती है। टीडीएस रिटर्न अगर नहीं फाइल करोगे तो 272A की पेनल्टी लग जाएगी आप पर। एओ ने 272 की पेनल्टी के इनिशिएट करने के लिए शो कॉज नोटिस भेजा कॉलेज को कि बताइए आप पर हम पेनल्टी क्यों ना लगाएं, आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। पिछले 4 साल का रिटर्न, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, पिछले 4 साल का रिटर्न आप फाइल नहीं कर रहे टीडीएस का, तो बताइए आप पर पेनल्टी हम ये 4 वर्षों की पेनल्टी क्यों ना लगा दे। कॉलेज ने उस शो कॉज नोटिस का तो रिप्लाई नहीं किया, एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया, लेकिन टीडीएस रिटर्न उसने भर दिया। आगे से आगे के पीरियड में टीडीएस रिटर्न वो भरने लगा। पीछे जो क्वार्टर गुजर गया, 2-3 क्वार्टर जो पॉसिबल था उसका रिटर्न भर दिया, अब आगे से टीडीएस का रिटर्न भरने लगा। एओ ने कहा भाई हद हो गई, हम पूछ रहे हैं पहले हमारे तो बताइए, हमारा कुछ बता ही नहीं रहे, अब रिटर्न फाइल करने लगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पीछे के जो कुछ वर्षों में रिटर्न नहीं फाइल किया है हमने उसके बारे में पूछा आपसे, और पेनल्टी लगाएंगे आपके ऊपर, आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। एओ ने पेनल्टी लगा दी। पेनल्टी लगा दी तो इस पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट केस गया कि पेनल्टी गलत लगी है, और आगे जो अपील हुआ, सीआईटी अपील, आईटीएटी, वहां पर एसएससी ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि हमने टीडीएस रिटर्न पीछे क्यों नहीं भरा था। उसका एक्सप्लेनेशन दिया कॉलेज ने, लेकिन एओ को नहीं दिया, अपील में दिया। अच्छा, एक्सप्लेनेशन क्या दिया सर? एक्सप्लेनेशन ये दिया कि पहले जो हमारे कर्ता धर्ता थे इस कॉलेज के, जो इस कॉलेज की जिम्मेवारी लेते थे, उनको टैक्स की समझ नहीं थी, तो टीडीएस तो काटते थे, जमा कराते थे, लेकिन रिटर्न भी भरना होता है टीडीएस का, उनको इस बात का ज्ञान नहीं था, इसलिए टीडीएस का रिटर्न हम पीछे के 4 वर्षों में नहीं भर पाए। तो अब मैं आ गया हूं, कर्ता धर्ता मैं हूं, अब मैं ये सारी चीजें देखता हूं, तो मैं टीडीएस का रिटर्न प्रॉपरली पीछे जो पॉसिबल हो पाया मैंने भरा और आगे भी भरूंगा।
ये मेरा एक्सप्लेनेशन रहा, और एक्सप्लेनेशन में एक तगड़ी दलील दे दी, तगड़ी दलील कि साहब टीडीएस रिटर्न नहीं भरने से कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना डिपार्टमेंट का। अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा होता तो पैसे का नुकसान हो गया, रेवेन्यू का तो कोई लॉस नहीं हुआ ना, या काट कर जमा नहीं कराया होता तो समझ आता, हमने काटा भी है, टाइमली जमा भी कराया है, तो रिटर्न ही तो नहीं भरा, इसमें नुकसान गया डिपार्टमेंट का, पैसे तो पूरे पहुंच गए, सरकार को कोई पैसे का थोड़ी नुकसान हो रहा है, तो कृपया करके पेनल्टी ना लगाई जाए। हाई कोर्ट ने जबरदस्त डांट लगाई कॉलेज को कि क्या बात कर रहे हैं साहब, आप कैसे करें, नुकसान नहीं हुआ, आपको सिर्फ वो पैसा दिख रहा है, और जिसका टीडीएस आपने काटा है उन सब के जो चक्कर लगे, डिपार्टमेंट के चक्कर लगे होंगे पिछले 4 वर्षों में, वो कैसे टीडीएस का उन्होंने क्लेम दिया होगा वो वही जानते हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही जानता है। आप अगर टीडीएस रिटर्न में डिडक्टी जो जिसका आप टीडीएस काट रहे हो उसकी डिटेल नहीं भर रहे हो, गलत भर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, आप पे 1 लाख तक की पेनल्टी अलग से लग सकती है, 10,000 से 1 लाख तक की पेनल्टी है। हद कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं है, भारी नुकसान है साहब। आपको सिर्फ टीडीएस का अमाउंट दिख रहा है, आपको यह नहीं दिख रहा कि जिसका टीडीएस आपने काटा वो कैसे क्लेम करेगा अपने रिटर्न में। आपने टीडीएस की डिटेल ही नहीं दी, उसे कैसे पता चलेगा, सरकार को, डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि उसका टीडीएस आपने काटा कि नहीं। अपने काटा जमा कराया लेकिन उसकी डिटेल नहीं दी, तो सरकार कैसे उसे आइडेंटिफाई करेगी। कितनी दिक्कत आई होगी रिकंसिलेशन में। पेनल्टी पक्का लगाई जाए। ये था जजमेंट, अच्छा जजमेंट रहा, ये बिल्कुल मुझे पसंद आया, अच्छा जजमेंट है। और ये जजमेंट भी गजब है, गजब गजब, बड़ी अच्छी सी बात है। आपको मालूम होना चाहिए कि टीसीएस स्क्रैप के सेल के ऊपर कलेक्ट होता है। यानी अगर मैं एक कंपनी हूं टाटा स्टील, और मैं जब मैन्युफैक्चरिंग करता हूं तो बहुत सारे स्क्रैप निकलते हैं, तो जब मैं स्क्रैप बेचूंगा किसी को, तो जो खरीदने वाला है स्क्रैप, कबाड़ी वाला जो हमसे आकर स्क्रैप खरीदेगा, उससे जब मैं पैसा लूंगा तो पैसे के ऊपर टीसीएस भी कलेक्ट करूंगा। स्क्रैप के सेल के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल है। यहां पर जो एसएससी थे वो पुराने शिप, जो खराब शिप हैं, जो डूब गए शिप हैं, अबेंडेंड शिप हैं, उसको उठाते थे। उनका काम था कि उस शिप को उन्होंने खरीद लिया, पुराने शिप, बेकार शिप, और उसको ब्रेक करके, तोड़ तोड़ के उसके पार्ट को बेचते थे। लकड़ी बेच दिया, कुछ मशीन निकली वो बेच दिया, तो जो भी चीजें निकली उसमें उसको बेच दिया। तो जब वो एसएससी शिप को तोड़कर उसके पार्ट को बेचते थे स्क्रैप के रूप में, तो डिपार्टमेंट का कहना था एसएससी साहब आपने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया, आपके ऊपर हम पेनल्टी लगा देंगे। आपने गलती की, आपने टीसीएस क्यों नहीं कलेक्ट किया, आपको टीसीएस कलेक्ट करना जरूरी था। तो यह मुद्दा गया था हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में, कि क्या ये जो शिप तोड़कर बेचा जा रहा है कूड़े के भाव में, कबाड़ी के भाव में, क्या इस प्रक्रिया को माना जाए कि स्क्रैप की सेल हो रही है, और अगर हां तो स्क्रैप की सेल पर तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा ही। बताइए हाईकोर्ट महोदय क्या किया जाए। तो हाई कोर्ट का जजमेंट, यहां आईटीएटी का भी जजमेंट वही रहा। हाई कोर्ट का जजमेंट था कि स्क्रैप के लिए बड़ा अच्छा जजमेंट है, सुनिएगा ठीक से। किसी भी चीज को वेस्ट और स्क्रैप बोलने के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। यह दलील आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आता है तो यह दलील आपको देनी पड़ेगी, तभी मार्क मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है स्क्रैप और वेस्ट के लिए। तो स्क्रैप और वेस्ट की कोई परिभाषा नहीं है। आप किसी चीज को स्क्रैप कैसे बोल रहे हो? अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है तो आप इसे स्क्रैप बोल सकते हो। तो क्या यहां शिप को खरीद कर तोड़ कर बेचना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है? नो। इसलिए इस प्रक्रिया में जो चीजें बिक रही हैं उसे स्क्रैप नहीं माना जाएगा, उसे स्क्रैप नहीं माना जाएगा। समझ लीजिए वो तो फिनिश गुड्स है। मेरे लिए वो जो बिक रहा है वो फिनिश गुड्स है, वो स्क्रैप थोड़ी है। मेरा तो असली काम वही है, मेरा तो असली काम ही वही है, तो उसे आप स्क्रैप कैसे बोलोगे? मेरे लिए तो फिनिश गुड्स है। जो आइटम बेच रहा हूं मैं तोड़ के, वही मेरा असली आइटम है। तो मेरा वो असली आइटम को आप स्क्रैप बोल रहे हो, आपके लिए स्क्रैप होगा साहब। समझ लो एक कबाड़ी वाले को आप कह रहे हो कि आप स्क्रैप बेच रहे हो, कह रहा है भाई यही मेरा फिनिश गुड्स है, मैं इसे खरीदता हूं और आगे बेचता हूं, मेरा यही फिनिश गुड्स है, ये स्क्रैप थोड़ी है। खरीद स्क्रैप रहा हूं, बेच स्क्रैप नहीं रहा हूं। तो यहां पर यही कहा गया कि जो शिप हम खरीद कर तोड़कर उसे आगे बेच रहे हैं वो स्क्रैप नहीं है, उस पर टीसीएस का कलेक्शन
अब प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं फर्दर हमने 10 केस स्टडी कवर कर लिए। अब तो आप इतने होशियार हो गए होंगे कि आगे की केस स्टडी अपने स्टडी मैट में पढ़ पढ़ के भी कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं भाई। अगर आपने मुझसे कुछ सीखा ही नहीं तब हाथ पकड़ के कब तक चलेंगे। अब जैसे ये 30 केस स्टडी हमने कर लिया है ना, ये वाला कर लिया अभी। अब अगले केस स्टडी को देखिए। अगले केस स्टडी में बॉम्बे हाई कोर्ट है। आप इसे जब आप पढ़ोगे, इसे समझोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस केस स्टडी में क्या है, और अगर सर होते तो इसे कैसे प्रेजेंट करते। आप भी इसे ड्रॉ कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, इसका क्रक्स लिख सकते हो कि फैक्ट का क्रक्स और डिसीजन का क्रक्स, और बीच बीच में जरूरत पड़ने पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स, दलील, जो ग्राउंड ऑफ अपील बोलते हैं जिसको। ये तो हुआ आगे की तैयारी, और उसके साथ आप प्रेजेंटेशन आपको मालूम है कैसे करना है। एग्जाम की तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। मैं आगे अगर और लेकर आता हूं वीडियो, बड़ी अच्छी बात है, उसको भी देखें। आपने कर रखा है, लेकिन मेरे भरोसे आप बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने आधा हाफ तो पोर्शन कवर कर लिया। आप धीरे धीरे डेली अगर 5 भी केस स्टडी, 6 भी केस स्टडी, आप अपने टाइम लिमिट को कंसीडर करते हुए करना क्या है, केस स्टडी को पढ़ना है, पढ़ के उसको एग्जामिन करना है, और उसके क्रक्स को जैसे मैं ड्रॉ करता हूं, अब तो कुछ सीख गए होगे तुम लोग भी ड्रॉ करना, तो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, हो जाएगा। फैक्ट्स को समराइज करना है, बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने किसी केस स्टडी को कवर किया खुद से, है ना। स्टडी का पार्ट है, मैं ये नहीं कह रहा स्टडी का पार्ट नहीं है, लेकिन खुद से कवर कर रहे हो केस स्टडी को। ये तो प्रोविजन से कनेक्टेड होते हैं, प्रोविजन हमने सारे पढ़े, तो जिस भी प्रोविजन से कनेक्टेड है हम वहां भी जा सकते हैं, उसका रिवीजन भी कर सकते हैं इसी बहाने। अरे हाँ, टीसीएस था तो स्क्रैप पर कितना परसेंट था, क्या था, एक बारी वहां चले गए, सेक्शन देख लिया, रिवीजन भी हो गया, फिर फर्दर इस केस को पकड़ा, समझा। तो ये अगर आप दिन में 2 3 4 5 भी करते हो तो 30 में कितना, हफ्ता भी नहीं लगेगा, 30 जो और बचे हुए हैं। तो आप रुकिएगा नहीं, इंतजार नहीं कीजिएगा, आगे खुद से शुरू कर दीजिए। अगर मैं बना पाया तो और भी अच्छी बात है, नहीं बना पाया तो आप आगे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।